कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बात करेंगे पीएन गाडगिल के मैनेजमेंट से। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद शेयर में रौनक है। 2025 के लिए क्या है ग्रोथ आउटलुक और शादी की डिमांड सीजन में कैसी डिमांड, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी सौरभ गाडगिल जुड़ गए हैं। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च कह रही है कि अगले 3 साल में आपके रेवेन्यू में 23% और प्रॉफिट में 36% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पॉसिबल है। क्या ये नंबर्स आउटलैंडिश हैं या ये नंबर्स अचीवेबल हैं आपके हिसाब से? नमस्कार। जो मोतीलाल जी ने नंबर जो अभी आउट किए हैं, मुझे लगता है वो नंबर्स काफ़ी कंजर्वेटिव है। ये आउटलुक काफ़ी प्रैक्टिकल है और कंपनी को लगता है कि ये अचीव कर पाएगी। शायद थोड़े ज़्यादा इससे ग्रोथ हो सकती है दोनों प्रॉफिट में और टॉप लाइन में। कहा कि नंबर्स कंजर्वेटिव है। तो सौरभ, फिर उस लिहाज से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि ऑन ग्राउंड आई एम श्योर आपने कुछ तो ऐसी एक्टिविटी इन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर देखी है। तो रफली आपका अनुमान क्या है, अगर आप कह रहे हैं मोतीलाल के नंबर ये आउटलुक जो मोतीलाल का है वो कंजर्वेटिव है? तो दो चीजें हैं। एक तो आईपीओ के बाद हमने जो 12 स्टोर्स का अनाउंसमेंट किया था डीआरएचपी में, वो सब स्टोर्स हमारे लॉन्च हो चुके हैं। इनफैक्ट दशहरा नवरात्रि में हमने 9 डेज 9 स्टोर लॉन्च किए थे। सभी स्टोर को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो एक ग्राउंड लेवल पे, रिटेल स्टोर लेवल पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस लग रहा है। दिवाली के बाद भी नवंबर महीने में एक अच्छी गिराकी दिखी थी। और जो शादियों के सीजन आगे आ रहा है, जो 3 महीने में आगे लगभग 40 लाख शादियां जो पैन इंडिया है, उसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। गोल्ड प्राइसेस काफी स्टेबल है, थोड़ी नीचे आई है, तो कंज्यूमर में ये इंटरेस्ट भी है। तो चीजें सब पॉजिटिव लग रही है। कंजम्पशन स्ट्रांग है और दिसंबर का भी पहले अभी एक हफ्ता हो गया है, तो भी ट्रेंड वही चालू है। सो सब कंडीशन देखें तो मेरे हिसाब से कंडीशन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी है। और खासकर बात करें पीएनजी की, तो जो हमारी कलेक्शंस है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। दिवाली का सेल बहुत वॉल्यूम और वैल्यू में भी ऑन टारगेट था। तो ये चलते मेरे हिसाब से ये साल अच्छा दिख रहा है और मैं कह सकता हूँ कि जो हमने टारगेट दिए हैं, तो वो टारगेट अचीव हो सकते हैं डेफिनेटली। नहीं, तो जो आप बात कह रहे हैं ये पूरी इंडस्ट्री के लिए सच है या आप थोड़ा कुछ ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं? कि आप मार्केट शेयर गार्नर कर रहे हैं? एक ऐसी इंडस्ट्री है वैसे भी जिसमें अनऑर्गेनाइज का काफ़ी मार्केट शेयर होता है, तो उस पर अगर थोड़ा सा आप हमें बता सकें तो। आईपीओ का हमारा करने का मेन प्लान था कि महाराष्ट्र की नंबर 1 ज्वेलरी कंपनी बनना इन नंबर ऑफ स्टोर्स। आज हम बात करें तो वी आर ऑलमोस्ट एट 50 स्टोर्स। और अब अगले जो Q4 में और 4-5 स्टोर की प्लानिंग है। तो इसके बाद विल बी ऑलमोस्ट द नंबर 1 प्लेयर इन महाराष्ट्र। तो ये एक बड़ी बात हो गई है। जो हमने स्टोर लॉन्च किए हैं, वो सब स्टोर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे है। उनको डे 1 से रिस्पॉन्स अच्छा दिख रहा है, अच्छा मिल रहा है। तो ये एक बात मार्केट से अलग हुई है। और तीसरा जो हमारा बिजनेस का मॉडल है, लो इन्वेंट्री, हाई स्टॉक टर्न्स, पर रेवेन्यू स्क्वायर फीट, हमारा आज पर स्टोर 130-140 करोड़ का रेवेन्यू आता है। पर स्क्वायर फीट 6 लाख के ऊपर रेवेन्यू है। तो ये सब चीजें काफी हमारी पॉजिटिव है और हमारा ध्यान इनके ऊपर हमेशा रहता है कि हम हमारे स्टोर से मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकाल पाए। तो अगर मुझे एक अंदाज़ा दे सके, आपने कहा पर स्टोर पर स्क्वायर फीट 6 लाख से ज़्यादा की आपकी कमाई है। यहाँ पर कितना और फुटफॉल लार्जली बढ़ता हुआ दिखाई देगा? इस रिपोर्ट में उल्लेख ये भी किया हुआ है कि आप अपनी स्टडीड ज्वेलरी में मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। इस समय कितना मार्केट शेयर है, क्या प्लान होगा, कितना स्टडीड ज्वेलरी बिजनेस से दरअसल कंपनी की रेवेन्यू आगे आएगी? स्टडेड पे हमारा फोकस काफी स्ट्रांग है। डायमंड में तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है। करंटली स्टडेड हमारा एश्योरेंस 7-8% है। जो प्लान है अगले 3 साल में उसको 12% तक ले जाने का। इसमें दो स्ट्रैटेजी रहेगी। एक तो डायमंड में और इम्प्रूवमेंट रहेगी, डायमंड सेल्स पे फोकस रहेगा। और दूसरा है कलर स्टोन और पोल्की। हम लोग पोल्की पे बहुत फोकस कर रहे हैं, नए नए कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। और पोल्की ज्वेलरी हमारे लिए बहुत नई है, हमने इसको 1 साल पहले ही लॉन्च किया था। तो इसमें एक अच्छी डिमांड दिख रही है। तो ये पोल्की, प्रेशियस स्टोन और डायमंड मिला के स्टडेड पे फोकस अच्छा रहेगा। और कंपनी को एक एम है कि अगले 3 साल तक 12-13% तक इसका शेयर होना चाहिए। पोल का मैंने सुना था, पोल की ज्वेलरी मतलब क्या होती है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अगर तो।
तो पोल्की मतलब जो अनकट डायमंड ज्वेलरी होती है उसको पोल्की बोलते हैं। ये डायमंड ओके। होते हैं, इसको पर कैरेट के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन डायमंड कट पॉलिश नहीं होते हैं और इसमें ये गोल्ड की ज्वेलरी में इसको सेटिंग किया जाता है। तो ये ज़्यादातर नॉर्थ की ट्रेंड थी, लेकिन अभी ये ट्रेंड महाराष्ट्र में दिख रही है। लोग पोल्की ज्वेलरी खरीदने लगे हैं, तो इसके ऊपर कंपनी का अच्छा फोकस है। इसमें लैब ग्रोन डायमंड का इम्पैक्ट नहीं आ रहा आजकल? हर कोई वो, क्योंकि वो काफ़ी सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली, तो उसका इम्पैक्ट इस पे नहीं आता है फिर? नहीं, पोल्की ज्वेलरी एक अलग कैटेगरी है, क्योंकि इसमें ये अनकट डायमंड की ज्वेलरी है, तो इसमें ये नेचुरल डायमंड ही होते हैं और इसका रेट पर कैरेट देखा तो 10-12 हज़ार रुपए कैरेट के आसपास होता है, जो नेचुरल डायमंड का 1 लाख रुपए कैरेट के आसपास होता है। तो इसमें लैब ग्रोन की कॉम्पिटिशन होती नहीं है, क्योंकि ये बड़े स्टोन्स होते हैं, दिखने को ये काफ़ी बड़े लगते हैं और ये अनकट है, तो इसके एक अलग मज़ा है, इसकी एक अलग खासियत होती है, जो लोग पसंद करते हैं। रफली एक मुझे पर्सपेक्टिव दे सौरभ, मार्जिन्स किस तरह से पैन आउट होंगे गिवन द फैक्ट कि गोल्ड प्राइसेस में भी एक पिकअप रीसेंट पास में देखने को मिला है, तो कितना आप एडजस्ट कर पाते हैं अपने ओवरऑल प्रोडक्ट में इसके दाम? आईपीओ के बाद हमने हेजिंग के ऊपर काफी फोकस दिया है। जीएमएल के ऊपर हमारा काफी अभी शेयर बढ़ रहा है। तो हेजिंग के कारण जो प्राइस में होती वोलेटिलिटी, उसका इम्पैक्ट कंपनी में कम आ रहा है और अगले मार्च तक प्लान है कि पूरा हेजिंग हो जाएगा। तो वो जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो नहीं दिखेगा। मार्जिन्स की बात करें तो जैसे डायमंड का शेयर बढ़ेगा, स्टडड का शेयर बढ़ेगा, डाय मार्जिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ये साल मार्जिन्स ऑलमोस्ट पिछले साल से कंपैरेबल रहेगी, क्योंकि ये साल एक्सपेंशन काफ़ी हुआ है, कॉस्ट लोड हुई है। लेकिन नेक्स्ट ईयर मार्जिन में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखेगी और कंपनी का अंदाज है कि नेक्स्ट ईयर पैट लेवल 3.5 टू 3.75% तक आ सकती है। आपने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में कहा कि आपने अपने जो आईपीओ प्रोसीड्स हैं, वो उसका रीज़न ये था कि आपको महाराष्ट्र में नंबर 1 बनना है। अभी तो आप नंबर 2 हैं, तो कितना आप प्रोसीड्स यूज़ कर चुके हैं और कितना और यहाँ पर आप प्रोसीड्स यूज़ करेंगे? और क्या उसके बाद भी कुछ गुंजाइश बचेगी जिसमें आपको और फंड की ज़रूरत पड़ेगी नंबर 1 बनने के लिए? आईपीओ के प्रोसीड में से जो 800 करोड़ आए थे, उसमें से 600 करोड़ के लगभग हमने ईयर मार्क किए थे स्टोर्स के लिए। उसमें से हमने 9 स्टोर ऑलरेडी किए हुए हैं। 3 स्टोर की प्लानिंग अभी Q4 में है ये साल के, तो ये प्रोसीड्स पूरी यूज हो जाएगी। जो बैंक लोन रिपेमेंट था वो पूरा हो चुका है। 300 करोड़ का बैंक लोन था और आज बैंक लोन अराउंड 60 करोड़ का है और बाकी पूरा गोल्ड मेटल लोन्स है। तो जो आईपीओ की हमारी प्लानिंग थी, जो कमिटमेंट थी, वो हमने काफ़ी लगभग 3 महीने में पूरी कर दी है और आगे जाके साल में कंपनी 200-250 करोड़ कमा सकती है। तो इसमें से स्टोर की एक्सपेंशन होगी, तो कंपनी का फोकस हमेशा रहेगा नॉट टू बी हेवीली लिवरेज और खुद के इंटरनल अप्रूवल से ही एक्सपेंशन होगा। तो यही फोकस कंपनी का रहेगा और मैं इसी कारण कह रहा हूँ कि अगले साल में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेशियोज बहुत अच्छे दिखेंगे। शुक्रिया सौरभ हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू। जो नंबर्स आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप वो डिलीवर करेंगे। स्टॉक में आज सुबह में दरअसल बहुत तगड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, करीब 7% तक का स्पाइक था जब वो मोतीलाल की रिपोर्ट सामने आई। अब थोड़ा सा मार्केट के साथ ये भी कुछ हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन छोटे प्लेयर्स की कितनी क्षमता होगी टू डू व्हाट टाइटन हैज़ डन? शरद, सवाल यही है, क्योंकि आपको याद होगा जब कल्याण ज्वेलर्स लिस्ट हुई थी और उसके बाद जब इसकी एनालिसिस लोगों ने शुरू की, तब बात यही होती थी कि कल्याण एग्जैक्टली उसी रोड मैप पर चल पड़ा है जो टाइटन ने पकड़ा था इनिशियल डेज में। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से ये मार्केट बहुत बड़ा हो गया है पोस्ट कोविड सिनेरियो में। बहुत सारे जो छोटे ज्वेलर्स थे उन्होंने जो अपने कारीगर वगैरह खोए हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है जो छोटी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी पहले हॉलमार्किंग की वजह से और सेकेंडली कोविड के इम्पैक्ट से, वो मार्केट बहुत बड़ी तरीके से डिसरप्ट हो गई है। और जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम और एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, मुझे लगता है ये जो स्पेशलाइज्ड या प्रीमियम ज्वेलरी ब्रांड्स हैं उनकी तरफ फोकस ज्यादा है रादर देन घर का सुनार जिसको हम लोग पहले बोलते थे। तो मुझे लगता है ये एक ब्रॉडर ट्रेंड है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज शेयर है उसका, ऑर्गेनाइज्ड प्लेस है उसका मार्केट शेयर काफी जोर से एक्सपैंड हो रहा है। तो अकेले टाइटन के बियॉन्ड भी मुझे लगता है बाकी प्लेयर्स के लिए काफी जगह रहेगी। जिस तरीके का हमारा एपेटाइट है शादियों पे खर्च करने का और ज्वेलरी पे खास करके खर्च करने का, प्लस जो वर्किंग वुमेन क्लास है वो भी एक एक्सपैंड करेगा। तो मुझे लगता है ब्रॉडली इनके लिए एक बढ़िया टर्म रहना चाहिए अगले 5 से 7 साल ज्यादातर कंपनीज के लिए।
नॉट नेसेसरीली कि ये टाइटन के एरिया में इन्फिल्ट्रेट करेंगे या टाइटन इनके एरिया में इन्फिल्ट्रेट करेगा, बट मेरे हिसाब से अब जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आएंगे उनमें और टाइटन में आपको कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। कैरेट लेन जैसी स्टोरीज एक डिफरेंट बॉल गेम है जो टाइटन के लिए एडिशनल एडवांटेज प्ले करेंगी, बट टोटल साइज में ऑब्वियसली गोल्ड ज्वेलरी ही डोमिनेट करेगी। तो मुझे लगता है जितना प्रीमियमाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं उसका एक मेजर इम्पैक्ट रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सबको टाइटन का मेथड फॉलो करने की जरूरत है और टाइटन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि टोटल टैम काफी बड़ा एक्सपैंड हो गया अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट श्रिंक होने की वजह से।